हाय गाइस। एक बहुत ही नया वीडियो लेकर आया हूँ आप लोग के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, स्पेशली साइट इंजीनियर्स के लिए, फ्रेशर्स के लिए और हर लोग के लिए जो घर बना रहे होते हैं। इस वीडियो में मैं कंप्लीटली डील करूंगा क्रैक से। आप देखते हो कि घर में अलग अलग तरीके का क्रैक आता है। कहीं पे पतला सा एकदम धागे की तरह क्रैक आता है, कहीं पे मोटा सा क्रैक आ जाता है, कहीं पे ऐसा क्रैक आता है कि अच्छा खासा 5 से 6 mm 7 mm जैसा कि क्रैक सामने देख लो, इस तरीके का क्रैक आ जाता है। मतलब अलग अलग तरीके का क्रैक आता है अपने घरों में। तो उस क्रैक से क्या कैसे डील करते हैं, कौन सा क्रैक हार्मफुल होता है और कौन सा क्रैक हार्मफुल नहीं होता है, कौन से क्रैक को कैसे रिपेयर कर सकते हैं, अगर क्रैक आ रहा है या आने वाला है तो उसका क्या साइन होता है, कैसे पता चलता है कि कहीं पे क्रैक आने वाला है घर में। ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो पूरा वीडियो एंड तक देखना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, चलो अभी स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डायगोनल क्रैक के बारे में। देखो, डायगोनल क्रैक जो होता है वो हार्मफुल होता है। इसकी चौड़ाई होती है 5 से 7 में अप्रोक्सीमेट। और देखो, इसके आने का वजह क्या होता है कि जब लोग कंस्ट्रक्शन करवा रहे होते हैं अपने घर का, यानी जब फाउंडेशन डलवाते हैं, जब बिल्कुल स्टार्टिंग स्टेज होता है, उस टाइम पे जो ब्लैक कॉटन सॉइल होता है, लोग उसके ऊपर फाउंडेशन डलवा देते हैं। और ब्लैक कॉटन सॉइल ये सबसे बुरा सॉइल है कंस्ट्रक्शन में। मतलब इस सॉइल के ऊपर कभी भी अपना फाउंडेशन नहीं डालना चाहिए। तो लोग क्या करते हैं जनरली कि ब्लैक कॉटन सॉइल के ऊपर अपना फाउंडेशन डलवा देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि ब्लैक कॉटन सॉइल वक्त के साथ पानी अब्जॉर्ब करता है, यानी पानी सोखता है उसमें। तो पानी सोखने की वजह से वो बढ़ता है साइज में। फिर उसके बाद जब गर्मी का मौसम आता है तो वो ब्लैक कॉटन सॉइल फिर सूखता है तो फिर उसकी वजह से क्या होता है कि वो सिकुड़ता है, राइट। वो मिट्टी जो होती है वो सिकुड़ती है फिर। तो जब श्रिंक करता है साइज में तो उसकी वजह से क्या होता है कि फाउंडेशन में क्रैक आ जाता है, ठीक है। और फिर आपके घर के दीवारों में भी क्रैक आता है। और ये खिड़की और दरवाजों के बगल में भी आपको इसका क्रैक दिखेगा। छज्जा में भी आपको क्रैक दिखेगा। और इसका शेप क्या रहता है, ये डायगोनल शेप में रहेगा। ठीक है, डायगोनल शेप में रहेगा और इसकी जो चौड़ाई रहती है क्रैक की, वो 5 से 7 mm रहती है। तो दोस्तों, सवाल ये उठता है यहाँ पे कि आखिर इसको रिपेयर कैसे करें। देखो, इसको रिपेयर करने का पूरी तरीके से कोई तरीका नहीं है। हाँ, ये कर सकते हो कि आप इसको ग्राउट कर दो, ग्राउट करके पुट्टी करे पेंट कर दो तो ये दिखने में वैसा हो जाएगा। लेकिन ये अपनी स्ट्रेंथ नहीं पकड़ेगा वापस, ठीक है। हाँ, लेकिन आप ये जरूर कर सकते हो कंस्ट्रक्शन के टाइम पे, जबकि आप अपना फाउंडेशन डाल रहे होते हो, उस टाइम पे अगर आप देखोगे कि आपके साइड पे ब्लैक कॉटन सॉइल है, तो आप ब्लैक कॉटन सॉइल को हटवा के दूसरी मिट्टी डलवा सकते हो, जैसे कि लोमी सॉइल। लोमी सॉइल बेस्ट सॉइल होता है कंस्ट्रक्शन में, ठीक है। दूसरा तरीका ये यूज कर सकते हो कि आप जो फाउंडेशन का जो डेप्थ है आपका, उस फाउंडेशन के डेप्थ को और भी बढ़ा दो, यानी और भी गहराई में लेके जाओ। तब तक गहरा लेके जाओ जब तक कि बेड रॉक निकल के चला आए, ठीक है, यानी पत्थर चलाए, ठीक है। सो वहां तक अपनी फाउंडेशन की डेप्थ बढ़ा दो, ठीक है। तीसरा क्या कर सकते हो कि जब आप अपना प्लिंथ दो, जब आप कंस्ट्रक्शन कर रहे होगे तो उस टाइम पे प्लिंथ प्रोटेक्शन दो, ठीक है। बात करते हैं दूसरे क्रैक के बारे में। नाम है हेयर लाइन क्रैक। पतला सा बिल्कुल क्रैक आता है, जैसा कि आप सामने देख रहे हो, बिल्कुल बाल के जैसा पतला सा होता है। ठीक है दोस्तों, ये क्रैक जो होता है ना, हार्मफुल नहीं होता है। पर ये क्रैक आता क्यों है दीवारों में? ये इसलिए आता है क्योंकि जब प्लास्टर किया जाता है और उसके बाद सडनली क्या होता है कि वो सूखना स्टार्ट कर देता है। तो सूखने की वजह कुछ भी हो सकती है कि बहुत ज्यादा धूप पड़ रहा हो उस पे, या फिर गर्म हवा चल रहा हो, या फिर कॉन्क्रीट, या फिर मसाले का ही टेम्परेचर ज्यादा हो, उसकी वजह से पानी सूखना स्टार्ट हो गया हो। सो कोई भी रीजन हो सकता है, और मसाला जैसी सूखना तेजी से स्टार्ट होता है तो ये क्रैक अपीयर हो जाता है। और देखो, ये इस तरीके का जो क्रैक दिखता है ना, सिर्फ और सिर्फ प्लास्टर के मसाले पे दिखता है, ठीक है दोस्तों। और देखो, इस क्रैक को आप आने से ऐसे रोक सकते हो ना, कि जब शाम का वक्त हो, यानी धूप ढल गया हो, तो उसके बाद आप करना प्लास्टर, तब ये क्रैक अपीयर नहीं होगा। बात करते हैं तीसरे तरीके के क्रैक के बारे में। नाम है प्लास्टिक श्रिंकेज क्रैक। इसका देखो, चौड़ाई जो होती है इसकी 1 से 2 mm, हार्डली टू हार्डली। एक्सट्रीम गया तो 1 से 2 mm तक का जाएगा, उससे ज्यादा नहीं जाएगा, ठीक है। लंबाई इसकी रहती है 300 से 500 mm रहेगा। और डेप्थ जो होता है, जो दीवार के अंदर का जो डेप्थ रहता है इसका, 20 से 50 mm रहेगा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम, ठीक है। और देखो, ये क्रैक जो है ना, हार्मफुल नहीं होता है, ठीक है। इसका कोई नुकसान नहीं है। हाँ, ये लुक खराब कर देता है दीवारों का या फिर टेरेस का, लेकिन ऐसे हार्मफुल नहीं होता है ये। देखो, अब बात करते हैं हम लोग कि ये क्रैक आता क्यों है सरफेस पे। देखो, जब आप अपना कंक्रीट का ताजा मसाला बना के डालते हो,
तो क्या होता है उस टाइम पे कि कंक्रीट की जो ऊपर की जो सतह होती है, जो ऊपर का जो सरफेस होता है ना, उससे पानी बहुत जल्दी इवापोरेट कर जाता है, बजाय नीचे के सरफेस के, ठीक है? यानी ऊपर का सरफेस जो रहता है कंक्रीट का, उससे पानी जल्दी इवापोरेट करता है और नीचे के सरफेस से धीमे-धीमे इवापोरेट करता है। और इसी की वजह से क्या होता है कि एक टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट हो जाता है इन दोनों सरफेस के बीच में, और उसी के वजह से ये अपना प्लास्टिक श्रिंकेज क्रैक डेवलप हो जाता है सरफेस पे, और ये सरफेस के बिल्कुल ऊपर दिखता है जैसा कि आप सामने देख रहे हो। देखो, इसको रोकने का क्या तरीका होता है? तो इसको रोकने का ये तरीका होता है कि आप क्या कास्टिंग तब करो जबकि धूप ढल गया हो, ठीक है? फिर अगर मान लो कास्टिंग कर रहे हो, धूप में आपको कास्टिंग करना पड़ रहा है, तो उस टाइम पे क्या, ठंडा पानी यूज़ करो, ठंडा पानी यूज़ करो मसाला बनाने के लिए। और ठंडा पानी आप जैसे चाहे आप वाटर टैंकर मँगवा सकते हो, या तो फिर आप आइस क्यूब मँगवा लो, जो बर्फ होता है, जो बड़ा-बड़ा जो सिल्ली होती है जो बर्फ की, आप वो मँगवा के तोड़ के डाल सकते हो इसमें, ठीक है? तो ये 2-3 तरीका है दोस्तों, जिससे कि आप कंक्रीट को ठंडा रख सकते हो, जिससे कि क्या, आपका कोई भी प्लास्टिक श्रिंकेज क्रैक नहीं दिखेगा आपको सरफेस। देखो दोस्तों, बेहतर ये होगा कि आप इसको रिपेयर कर लो, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ना ये हार्मफुल हो जाता है। क्यों? क्योंकि इससे पानी सीपेज करने लगता है, ठीक है? पानी सीपेज का प्रॉब्लम हो सकता है बाद में इस क्रैक की वजह से। तो इसीलिए आपके लिए इफ़ेक्टिव ये रहेगा कि आप इसको रिपेयर कर लो। और रिपेयर करने का क्या तरीका है कि जब आप कास्टिंग करे कंप्लीट करोगे, 1-2 दिन में आपको ये क्रैक दिखेगा, ठीक है? तो उसके बाद क्या करना कि आप सीमेंट का जो घोल होता है, सीमेंट पानी का, जिसको कि हम स्लरी भी कहते हैं, तो सीमेंट का स्लरी बना के थोड़ा-सा इस क्रैक के ऊपर फिल कर देना, ठीक है? यानी इस क्रैक में जो इसका जो वॉइड है, इसमें फिल कर देना, जिसकी वजह से ये क्रैक क्लोज़ हो जाएगा, ठीक है? बात करते हैं चौथे क्रैक के बारे में। नाम है हीविंग क्रैक। देखो, ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है, बहुत ही ज़्यादा। इसकी चौड़ाई होती है वही 5 से 8 एमएम, 7 एमएम, कुछ अप्रॉक्सिमेट इतना ही रहेगा, ठीक है? और सबसे बड़ा तो सवाल ये उठता है कि ये आता क्यों है स्ट्रक्चर्स में? देखो, इसका सिंपल सा जवाब है, फ्रीज़ एंड थॉ साइकिल होता है आपके मिट्टी में, ठीक है? यानी फाउंडेशन जिस मिट्टी पे रखा गया है, ठीक है? कंस्ट्रक्शन जो आपका जिस मिट्टी पे किया गया है, उस मिट्टी में फ्रीज़ और थॉ साइकिल होता है। और जिन लोगों को नहीं पता है कि फ्रीज़ और थॉ साइकिल क्या होता है, मैं उन लोगों को बता दूँ सिंपल वर्ड्स में, कि पानी का बर्फ बनना और फिर उसका पिघलना, इसी को कहते हैं फ्रीज़ एंड थॉ साइकिल। और ये देखो, ये प्रोसेस हमारे मिट्टी में होता है, ठीक है? जब विंटर का मौसम होता है तो क्या होता है कि मिट्टी जो होता है वो पानी जो होता है बर्फ बनता है, ठीक है? सो क्या होता है कि मिट्टी का जो वॉल्यूम होता है वो वॉल्यूम बढ़ जाता है, और इसकी वजह से अपना फाउंडेशन जो होता है वो थोड़ा ऊपर की तरफ उठता है, ठीक है? अब जब वापस गर्मी का मौसम आता है तो ये बर्फ पिघलता है, और उसकी वजह से फिर मिट्टी का वॉल्यूम घटता है। वॉल्यूम घटता है तो वापस अपने जो फाउंडेशन होता है वो नीचे की तरफ बैठता है, और इसी के वजह से फाउंडेशन में स्ट्रेस जनरेट होता है और क्रैक वहां से डेवलप करना स्टार्ट होता है। तो हमें फिर अपने घरों में, अपने फ्लोर्स पे हमें वो क्रैक दिखता है, और फिर विंडोज और डोर्स के पास भी दिखता है डायगोनल शेप में। सो इसीलिए इस तरीके के क्रैक को रोकना बहुत ही जरूरी है। तो देखो, इसको रोकने का एक सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप जब अपना घर बना रहे होते हो, ठीक है, तभी उसी टाइम पे ऐसा सॉइल यूज करो जो कि बहुत ही कम पानी अब्सॉर्ब करता हो और जो कि बहुत ही सूटेबल रहता है कंस्ट्रक्शन के लिए, यानी लोमी सॉइल यूज करो, ठीक है। अब देखो, मान लेते हैं ऐसा केस कि आपने घर बना लिया है, ठीक है, उसके बाद इस तरीके का सिचुएशन अराइज करता है, तो उस केस में क्या करना है कि आसपास की जो मिट्टी होती है ना, उस मिट्टी को हटा के आप ऐसा मिट्टी डालो जो कि बहुत कम पानी अब्सॉर्ब करे, ठीक है। सो इससे क्या होगा कि आपकी जो फाउंडेशन की जो मिट्टी है, वो आसपास की मिट्टी से पानी अब्सॉर्ब नहीं कर पाएगा। बात करते हैं पांचवें तरह की क्रैक के बारे में। नाम है ट्रेसिंग क्रैक। देखो, ये क्रैक जो होता है बहुत ही अनहार्मफुल होता है, मतलब ये बिल्कुल भी नुकसान नहीं देता है, ठीक है। और इसके अपीयर होने का क्या वजह होता है कि जब आप अपना कंक्रीट डालते हो, ठीक है, और फिर उसके बाद इससे मॉइस्चर का लॉस होता है, ठीक है, ऊपर का सरफेस जो होता है कंक्रीट का, उसका मॉइस्चर का लॉस होने लगता है, और उसके वजह से ये क्रैक आता है सरफेस में, ठीक है। और देखो, इसका साइज जो होता है हेक्सागोनल शेप होता है, 20 to 40 mm, दो क्रैक के बीच में डिफरेंस होता है, ठीक है। और आप क्रैक देख ही रहो सामने कि पूरा का पूरा क्रैक भर जाता है जहां पे भी इस तरीके का सिचुएशन होता है। तो इन दो क्रैक के बीच में 20 से 40 mm का लाइक डिस्टेंस रहता है, ठीक है। और देखो,
इसको रोकने का तरीका ये होता है कि आप अपना वाटर सीमेंट का जो रेशियो होता है, जो मसाला जो बनाते हो उसका जो वाटर सीमेंट रेशियो होता है, वो आप सही रखना। ठीक है। फिर दूसरी चीज की इसकी क्योरिंग करते रहना। जब आप कंक्रीट की कास्टिंग करो तो उसके बाद जैसे ही ये प्लास्टिक स्टेट में जाए, उसके बाद इसकी क्योरिंग स्टार्ट कर देना। ठीक है। फिर तीसरा स्टेप ये ले सकते हो कि जब कास्टिंग करना है आपको, तो आप क्या शाम के वक्त में या फिर रात के वक्त में कंक्रीटिंग करना, जिससे कि आपका मॉइस्चर लॉस नहीं होगा और उसकी वजह से कोई भी क्रैक अपीयर नहीं होगा सरफेस पे। सो दोस्तों, ये था 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रैक जो कि बहुत ही कॉमनली अपीयर करता है कंक्रीट सरफेस में, और इसीलिए मैंने आपको ये 5 कंक्रीट क्रैक के बारे में बता दिया है। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा, तो ज़रूर से मेरी वीडियो को शेयर कर दो। बस प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कर दो। और चलो अब अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ नए और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।